हाय, अच्छे बिजनेसेस अगर किसी इन्वेस्टर को बिगनिंग स्टेज में मिलते हैं तो वहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी मल्टीफोल्ड ग्रो करती है। ऑफ कोर्स उससे एसोसिएटेड रिस्क को भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता एंड ऐसी कंपनीज की ग्रोथ आउटलुक को सही से प्रिडिक्ट करना भी काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। जनरली हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास वैसी अपॉर्चुनिटी कम होती है कि हम अच्छी कंपनीज को बिगनिंग स्टेज में इन्वेस्ट कर पाएं, क्योंकि वहाँ अगर प्रमोटर को स्टेक सेल करने की रिक्वायरमेंट होती है तो बड़े इन्वेस्टर ही स्टेक को बाय कर लेते हैं एंड प्रमोटर्स को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कि कंपनी को पब्लिकली लिस्ट करें। दूसरा, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम रहता है एंड बिगिनिंग में प्रमोटर्स अपनी कंपनीज को 0.5%, 1%, 2% या 5% के मल्टीपल्स में सेल करते हैं। हाँ, आजकल कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जरूर हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट को किसी कंपनी के बिगिनिंग स्टेज में करा सकते हैं जब कंपनी मार्केट में लिस्ट भी नहीं हुई होती हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्क यही होता है कि कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ओपन सोर्स में नहीं होती है, जिससे एज एन इन्वेस्टर हमें यह पता नहीं चल पाता कि कंपनी फ्यूचर में कैसा करेंगी। इसलिए हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो ऑप्शन बचता है वो यही है कि हम अच्छी कंपनीज को लिस्ट होते ही इन्वेस्ट कर दें तो वहां भी अच्छी वेल्थ जनरेट की जा सकती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, लिस्टिंग के बाद कंपनीज के बिजनेस के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में भी आ जाती है एंड तब तक कंपनी की मार्केट कैप भी थोड़ी बढ़ चुकी होती है, जिससे ये कंपनीज कम रिस्की हो जाती हैं। तो आज डिस्कशन करेंगे कुछ न्यूली लिस्टेड बिजनेसेस के बारे में जिनका बिजनेस सेगमेंट अच्छा है, बिजनेस भी काफी इफेक्टिवली कर रही है एंड फ्यूचर आउटलुक भी एक्सीलेंट है। लिस्टिंग के बाद बहुत बार कंपनीज नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के लिए करेक्शन या कंसोलिडेशन में चली जाती है। एग्जांपल्स के लिए कैंपस एक्टिवेयर, इंडिगो पेंट्स, सोना कॉमस्टार, मैप बाय इंडिया एंड और भी काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी लिस्टिंग काफी बम्पर हुई। उसके बाद उन कंपनीज ने एक नया हाई भी बनाया एंड उस टाइम उनकी वैल्यूएशन भी काफी हाई हो चुकी थी एंड उसके बाद इन कंपनीज ने एक बड़ा करेक्शन लिया एंड यही टाइम होता है जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि किसी कंपनी में एंट्री किया जाए या अवॉइड किया जाए, क्योंकि उस टाइम वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, जब किसी कंपनी में बम्पर लिस्टिंग हो, उसके बाद भी वो एक नया हाई बना रही हो एंड वैल्यूएशन भी हाई हो चुकी हो, तो वहां आप एक थंब रूल मान के चलिए कि उसमें करेक्शन या कंसोलिडेशन होना ही है, क्योंकि मार्केट की यही ब्यूटी है कि वो हर कंपनी को उसकी राइट वैल्यूएशन पर अपने इन्वेस्टर्स के सामने एक बार नहीं बार बार लेकर आती है एंड वही राइट टाइम होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि लास्ट के वीडियो में लाइक्स के टारगेट को आपने कुछ ही घंटों में पूरा कर दिया। इस वीडियो में लाइक्स का कोई टारगेट तो नहीं है, लेकिन आपके लाइक्स मुझे हार्डवर्क करने के लिए और भी मोटिवेट करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट के वीडियो को आप लाइक जरूर करते रहें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं एंड मैं जानता हूं कि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें एंड किसी सिंगल कंपनी में अपना सारा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। फर्स्ट कंपनी हॉस्पिटल इंडस्ट्री से है जो इंडिया में 30.7% के CAGR से ग्रो कर सकती है अप टू 2027। किसी भी इंडस्ट्री में 30% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ काफी अमेजिंग होती है। इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज इजिली अपनी रेवेन्यू को 30% के ज्यादा के CAGR से ग्रो कर सकती हैं एंड नेट प्रॉफिट्स को उससे भी हाई CAGR पर ग्रो कर सकती हैं। कंपनी का नाम जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स है। आखिर क्या रीजंस हैं कि हम इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड ₹50,990 रहा है इन फाइनेंशियल ईयर 23, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में ₹43,946 हुआ करता था। पीयर से कंपैरिजन करें तो ये इन लाइन रहा है इंडस्ट्री लीडर्स के, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स एंड फोर्टिस हेल्थ केयर। कंपनी का बेड ऑक्यूपेंसी रेट भी 63% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के इन लाइन है, दैट इज 60 to 65%। कंपनी प्रेजेंटली 3 हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है, थाने, पुणे एंड इंदौर में, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी है 1194 बेड्स की एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी है 950 बेड्स की। कंपनी अपना 4th हॉस्पिटल महाराष्ट्र के डोंबिवली में डेवलप कर रही है एंड जिसकी कैपेसिटी 500 बेड्स की होगी एंड ये हॉस्पिटल नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में ऑपरेशनलाइज हो सकता है। कंपनी की रेवेन्यू मिक्स भी बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स एंड CGHS इससे कंपनी सिर्फ 1% का रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि पीयर्स की रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन 10 to 20% है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड CGHS से आने वाली रेवेन्यू में प्रॉब्लम यही होती है कि बिल पेमेंट ट्रीटमेंट के कुछ दिनों बाद होता है, जिससे कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते रहते हैं। फ्यूचर में कंपनी एक्सपेंशन के लिए इंडिया के वेस्टर्न रीजन को फोकस कर रही है। यहाँ कंपनी नए हॉस्पिटल्स डेवलप करेगी एंड अपनी कैपेसिटी को 2500 बेड्स तक ले जाने के लिए फोकस कर रही है इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो मींस कंपनी की जो बेड कैपेसिटी है वो डबल से भी ज्यादा हो जाएगी, जो कि प्रेजेंटली 1194 बेड्स की है। IPO लाने का जो मेन रीजन मैनेजमेंट ने बताया है वो ये कि 510 करोड़ कंपनी डेट रीपेमेंट के लिए करेगी एंड बाकी अमाउंट को जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी। फ्रेंड्स, कंपनी के चार्ट को देखें तो ये वैसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है जब कोई अच्छी कंपनी लिस्ट होती है। एक तो लिस्टिंग काफी अच्छी होती है, उसके बाद सेम डे में स्टॉक प्राइस एक बड़ा अपरन दिखाता है। मार्केट कंडीशन बेटर होने के कारण स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर चलता जाता है एंड अब इजराइल एंड फिलिस्तीन वॉर की न्यूज आने के बाद इसमें एक अच्छी गिरावट स्टार्ट हो गई है एंड मेन रीजन एक ही है, वो है कंपनी का वैल्यूएशन। राइट वैल्यूएशन या राइट स्टॉक प्राइस डिसाइड करने के लिए हम कुछ
कुछ और डाटा देख लेते हैं। तो अगर हम कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स को देखें, आईपीओ में जो कंपनी का अपर प्राइस बैंड था वो था 735, जो कि वैल्यूएशन बन रही थी 59.9 की, मींस अप्रॉक्सीमेट 60 की। एंड इस वैल्यूएशन पर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने बाय रेटिंग दी थी। लिस्टिंग में कंपनी को अच्छा रिस्पांस भी मिला क्योंकि बड़े इन्वेस्टर भी इस वैल्यूएशन को सूटेबल मान रहे थे। फर्दर कंपनी के परफॉर्मेंस को अगर पीयर से कंपैरिजन करें तो रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी की 21.43, जो कि इंडस्ट्री में ठीक ठाक है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 22.51 की है, जो कि पीएस के कंपैरिजन में भी अच्छी है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स की डिसेंट हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में डिसेंट हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो 22.55% के हैं, जो कि ठीक ठाक हैं। उसके बाद अगर कंपनी पे डेट देखें तो हमें 468 करोड़ का डेट दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपनी ने आईपीओ लाने का मेन रीजन भी यही बताया था कि वो अपने डेट को भी रीपे करना चाहते हैं। तो ये कंपनी हमें डेट फ्री देखने को मिल सकती है। उसके बाद कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 176 करोड़ के कैश जनरेट किए हैं, जो कि ये काफी अच्छा साइन है। तो ऐसे में जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो 65 के अराउंड तक फेयर मानी जा सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में वीकनेस के कारण वैल्यूएशन 65 से नीचे भी आ सकती है एंड स्टॉक प्राइस में भी ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्राइस पर कंपनी लिस्ट हुई थी वहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया जा सकता है एंड थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके थ्रू द वीकनेस इसे उठाया जा सकता है। एंड दूसरी ओर वो लोग जो एकदम डिप में बाय करना चाहते हैं तो आपको डाउ थ्योरी को याद रखना है। हर अपरन एंड करेक्शन के बाद स्टॉक प्राइस उस करेक्शन एंड अपरन को डाइजेस्ट करता है एंड वहां पर एक कंसोलिडेशन होता है। तो गिरावट के बाद कंपनी यहां पर कंसोलिडेट करती है, वहां पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि हर एक कंपनी अपने राइट वैल्यूएशन पर आती ही है, उसमें कई बार कुछ समय लग जाता है, लेकिन जब भी इस तरह की मार्केट में वीकनेस होती है तो वो राइट वैल्यूएशन हमें काफी छोटे स्पैन में ही देखने को मिल जाती है। सेकंड कंपनी जिसे हमने सेलेक्ट किया है वो है जीएसडब्ल्यू इंफ्रा। लेकिन वाई जीएसडब्ल्यू इंफ्रा? क्योंकि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पोटेंशियल है, बिकॉज बिजनेस को हाईली एक्सपीरियंस एंड टैलेंटेड मैनेजमेंट इसे गवर्न करती है, जो कैपिटल का एलोकेशन भी काफी प्रूडेंटली कर रही है। फ्रेंड्स, प्रेजेंटली इंडिया के 50% पोर्ट्स गवर्नमेंट ओन है। कंपनी अब प्लान कर रही है कि वो अब पोर्ट टर्मिनस के लिए भी बिडिंग करेगी ऑन रेवेन्यू शेयरिंग और पीपीपी मॉडल, विच मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। कंपनी का प्लान अब स्मॉल प्राइवेट एसेट्स को अक्वायर करने का भी है, स्पेशली पोर्ट्स, वो भी ऐसे पोर्ट्स जिसे किसी कंपनी ने बिल्ट ओन एंड ऑपरेट मॉडल पर बनाया हो एंड अब वो सेल के लिए अवेलेबल हो। कंपनी अब एक मेजर पोर्ट भी डेवलप करने का प्लान कर रही है एट जटाधार इन उड़ीसा। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो जेएसडब्ल्यू स्टील है वो अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रही है एंड उसके लिए वो एक फैसिलिटी सेटअप कर रही है उसी रीजन में, उड़ीसा के जटाधार में। तो जो भी स्टील का प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट होगा तो उससे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के डेवलप किए हुए पोर्ट को काफी अच्छा बिजनेस मिलेगा। कंपनी ने आईपीओ के थ्रू 2800 करोड़ रिसीव किया है एंड उसके बाद ऑपरेशन से अप्रोक्सीमेट 1500 करोड़ के कैश फ्लो जनरेट किए हैं। तो कंपनी के पास मोर देन 4000 करोड़ की कैपिटल है। आईपीओ आने के बाद अब कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी, क्योंकि आईपीओ लाने का एक ऑब्जेक्टिव कंपनी को डेट फ्री करना भी था। मींस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है कि अब वो ग्रोथ कैपिटल को रेज कर सकती है फ्यूचर में। फ्रेंड्स, यहाँ भी लिस्टिंग के साथ ही स्टॉक प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर जब इजराइल एंड फिलिस्तीन के वॉर की न्यूज आती है तो अगले दिन मार्केट में वीकनेस देखने को मिलती है एंड सेम कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 10 अक्टूबर में जब मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है तो अगेन स्टॉक प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। तो मींस जिस दिन मार्केट ऊपर जा रही है कंपनी का स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा रहा है एंड जिस दिन मार्केट नीचे आ रही है उस दिन कंपनी का स्टॉक प्राइस भी नीचे आ रहा है। भी शोज की कंपनी के स्टॉक प्राइस को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है एंड इसको फर्दर समझने के लिए हम एक बार पीयर्स कंपैरिजन में चले जाते हैं। तो यहां अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी होने के बावजूद भी 3 इयर्स में 40% के सीएजीआर से अपनी सेल्स को बढ़ाया है। लास्ट 3 इयर्स में 60% के सीएजीआर से अपने नेट प्रॉफिट्स को बढ़ाया है। उसके बाद कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। मोस्ट इंपोर्टेंटली कंपनी 50% के अराउंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही है एंड आईपीओ के बाद कंपनी अपने डेट को और भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगी। तो ऐसे में जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है कंपनी की ये बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो यही कारण है कि जिस दिन मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद कंपनी के अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो ऑपरेशन से कंपनी लगातार जबरदस्त कैश भी जनरेट कर रही है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो पब्लिक के पास सिर्फ 3.43% की होल्डिंग ही है एंड सबसे ज्यादा जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है 85.61%। एज पर सेबी नॉर्म्स प्रोमोटर्स को अपनी होल्डिंग 75% लानी पड़ेगी एंड उनकी भी कोशिश रहेगी कि किसी हाई प्राइस पर ही अपनी होल्डिंग को कम किया जाए। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं कि जब जब स्टॉक प्राइस में कुछ वीकनेस देखने को मिले तो थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटीज ऐड की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा करेक्शन हमें शायद देखने को ना मिले। थर्ड कंपनी पर जाने से पहले एज अ डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ऑलरेडी इस कंपनी में एंट्री ली है, तो इसलिए आपको हमारे ओपिनियंस थोड़े वाइज्ड भी लग सकते हैं। किस प्राइस पर एंट्री
एंट्री ली है एंड क्या रीजंस हैं जिसके चलते हमने इस कंपनी में एंट्री ली है, जानने के अगले कुछ ही मिनटों में। फ्रेंड्स, कंपनी की मार्केट कैप से ज्यादा कंपनी के पास ऑर्डर बुक है एंड वो है 1874 करोड़ की एंड कंपनी की मार्केट कैप है 1761 करोड़ की एंड जो ऑर्डर बुक है वो फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यू के 3.5 टाइम्स है। कंपनी लीडिंग प्लेयर है इन सीवरेज सोल्यूशन, वाटर सप्लाई सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड कंपनी का नाम EMS लिमिटेड है। मेजर रीजंस की बात करें तो कंपनी के मार्जिन 28% से 31% के बीच के रहते हैं। हाई मार्जिन के पीछे का रीजन ये है कि कंपनी असेट लाइट मॉडल पर काम करती है, जिससे कंपनी के फिक्स्ड असेट्स कॉस्ट लो रहती है एंड वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को डेट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। फाउंडर्स के पास 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 12 साल पहले जब उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस टाइम कंपनी की जो वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी थी वो 4 मिलियन लीटर्स आ डे थी, जो कि अब बढ़कर 60 मिलियन लीटर्स आ डे हो गई है। आईपीओ से पहले कंपनी सिर्फ 500 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को ही अंडरटेक कर सकती थी, लेकिन आईपीओ के बाद अब कंपनी 1500 से 2000 करोड़ के बीच के प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक कर पाएगी। कंपनी को जो पेमेंट्स मिलती हैं वो भी काफी हद तक सिक्योर है, क्योंकि कंपनी ज्यादातर लोकल बॉडीज एंड कुछ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती है। फ्रेंड्स, कंपनी एक स्मॉल कैप है, स्टॉक का पी 16.4 है एंड इंडस्ट्री पी 30.9 है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी अभी भी अंडर वैल्यूड है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्विक रेशो, करंट रेशो एंड रिटर्न ऑन एसेट्स, ये सारे ही एक्सीलेंट हैं। समय के साथ कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी बेटर हो रही है एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बेटर हो रहे हैं। इसके साथ अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग सिर्फ 45 करोड़ की है, रिजर्व्स कंपनी के पास 441 करोड़ के हैं। उसके बाद कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट्स है वो 121 करोड़ के हैं। तो बैलेंस शीट काफी सॉलिड है कंपनी की। हमने जो एंट्री ली थी वो 268 के प्राइस पर ली थी एंड जो मेन रीजन था वो यही है कि कंपनी बिजनेस काफी एफिशिएंटली कर रही है, फ्यूचर आउटलुक भी अच्छी है एंड इसके साथ कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग था वो भी काफी रीजनेबल था। जब मैं ये सब कह रहा हूं, इट डजंट मीन कि आप कल ही जाकर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। आपको खुद का रिसर्च करना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ को देखते हुए हम सिर्फ 3 कंपनीज को ही आज कवर कर रहे हैं। 3 से 4 कंपनीज और हैं जिन्हें हमें नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।